असहिष्णुता वाली गैंग, जो असहिष्णु गैंग है, वो फिर से सक्रिय हो गई है। मुल्क की 49 हस्तियों ने पीएम मोदी को खत लिखा है और खत में मॉब लिंचिंग, दलित और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर फिक्र जाहिर की है। खत में लिखा गया है कि आपने लिंचिंग की मजम्मत की थी, लेकिन कसूरवारों पर क्या कार्रवाई हुई? जय श्री राम के नारे से लोगों को उकसाया जा रहा है। पीएम को खत लिखने वालों में अनुराग कश्यप, रामचंद्र गुहा और मणिरत्नम समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। पीएम मोदी को खत में लिखा गया है कि मुल्क में इख्तलाफात को कुचला नहीं जाए। इस मामले में सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब भी दिया है। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर पार्लियामेंट में वजीर ममलकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में ऐसी वारदात में कमी आई है और यह किसी मजहब या पार्टी का मामला नहीं है। अभी 4 दिन पहले भारत सरकार की अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने लिंचिंग के ज्यादातर मामलों को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया था। उन्होंने बताया था कि जो लोग भी इसमें कसूरवार रहे हैं, उनके खिलाफ रियासती हुकूमतों ने बिना वक्त गंवाए कार्रवाई की है। तो क्या बॉलीवुड लॉबी पिटी हुई पटकथा पर पॉलिटिकल पाखंड करने की कोशिश कर रही है? कभी आजम खान मॉब लिंचिंग के लिए मुसलमानों के पाकिस्तान न जाने को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, तो कभी अकबरुद्दीन ओवैसी लोगों को उकसा करके अराजक बनने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अभी कल ही वो तबीयत उनकी ठीक हुई है, वो आए हैं और उन्होंने फिर से वही काम शुरू कर दिया है। मैं आपको सुनवाऊंगा उनकी भी बात। हर तरह की लिंचिंग बहुत बड़ा गुनाह है, ये सब मानते हैं। ये इंसानियत के तय एक बहुत बड़ा गुनाह है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसे मजहब का चोला पहनाना और अपने हिसाब से असहिष्णुता का रोना रोने वालों की पहचान कैसे हो और जो इस पर सियासत कर रहे हैं उसको कैसे समझा जाए, यह भी चर्चा का विषय होना चाहिए। इलेक्शन आने वाले हैं हरियाणा में, क्या ये तमाम चीजें उसको लेकर क्या फिर तेजी से उभर रही हैं? इस पर भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि इसके सियासी पहलुओं को भी टटोलना पड़ेगा। यह बहुत खराब स्थिति है, हम मान रहे हैं। लिंचिंग किसी भी सूरत में जायज हो ही नहीं सकती, लेकिन उस पर सियासत कैसे जायज हो, इस पर हम बात करेंगे। हमारा आज का पहला सवाल, जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी, मेरे 5 सवाल। पहला सवाल है, मॉब लिंचिंग पर फिल्मी हस्तियों के पीएम को खत के मायने क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, 70 सालों में हुई लिंचिंग पर खत लिखने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई? इस देश में लिंचिंग लगातार हो रही है, सोशल मीडिया पर अब वीडियो दिखने लगे हैं, लेकिन लिंचिंग का इतिहास बहुत पुराना है, तब यह जहमत क्यों नहीं उठाई गई? तीसरा सवाल, इंटॉलरेंस गैंग, ये जो असहिष्णुता की गैंग बन जाती है, जो पुरस्कार लौटाने वाली, इनामात वापस करने वाली जो गैंग होती है, उसके एक्टिव होने का क्या कोई सियासी कनेक्शन है? अगर है तो क्या इस पर भी बात होनी चाहिए? चौथा सवाल है, लिंचिंग का डर दिखाकर एक तबके को उकसाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, यह भी एक सच्चाई है। बहुत सारे लोग लिंचिंग को लेकर बार बार एक तबके को और ज्यादा कट्टर बना रहे हैं, डरा डरा कर। और मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात आपको सुना दूंगा। पांचवा सवाल है, सख्त कार्रवाई के बावजूद क्यों नहीं थम रही है मॉब लिंचिंग की वारदात? इस पर भी फिक्र होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आइए इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत अच्छे मेहमान हैं, लेकिन जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया है लिंचिंग को लेकर, फिर आगे बढ़ते हैं। समाज जीवन के अंदर काम करने वाले लोग सम्मान के साथ काम कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में। पुलिस को कोई शौक नहीं उनको पकड़ने का, मगर अर्बन माओइज्म के लिए जो काम करते हैं उनके प्रति हमारी जरा भी संवेदना नहीं है। अपना देश का संस्कृति ही सहिष्णुता है। बाकी देश में आपने देखा होगा, देश में अनेक रिलीजन है, लेकिन कोई पंथ है कि जो कहते कि हम ही सही। भारत की संस्कृति ऐसी है कि आप आपका जो पंथ है उसका पालन करें और लिव एंड लेट लिव, यही तो भारत की संस्कृति है, यही तो सहिष्णुता है, भारत की मूल विशेषता है। Why are people of different faiths being forced to say Jai Shri Ram? How would I as a Hindu feel if I was forced to say Allahu Akbar? सहिष्णुता करने वाले लोग कहाँ गए? 2014 से क्या क्या नहीं किया उन्होंने, लेकिन जनता ने ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन एक वातावरण इस तरह का बन रहा है कि अगर आपने कोई भी बुराई लेकर आए, खास तौर से सरकार के खिलाफ, तो आपको एंटी नेशनल फौरन कह दिया जाता है। इससे डरना नहीं चाहिए और इनकी सर्टिफिकेट की किसी
एक बात तो साफ है, ये अमानवीय चीजें इस देश में कोई नई नहीं है। ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत ही गलत परंपरा है कानून को हाथ में ले लेना। उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी वक्त से, मतलब सदियों से हम कह सकते हैं कि चोरी के इल्जाम में लोगों को पकड़ लेना और मार मार कर उनका कत्ल कर देना, इस तरह की चीजें होती हैं। किसी और क्राइम में पकड़ लेना, मार मार कर कत्ल कर देना। सोशल मीडिया आने के बाद इसके वीडियो आने लगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये गैर इंसानी है, ये किसी भी अच्छे समाज की निशानी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब इसे मजहब का चोला, धर्म का चोला पहना करके इस पर सियासत होती है तो फिर उसका कुछ और ही रंग होता है। इसलिए ये चर्चा और ज्यादा बढ़ जाती है। वरना उत्तर प्रदेश और बिहार में ये चीज आम जैसी है, वहां पर लोग इस पर आश्चर्य नहीं करते। पर मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत गलत है, ये किसी भी समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन चर्चा इस बात की है कि इसका सियासी फायदा जो लोग उठा रहे हैं या उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे देखा जाए। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, इन पर मैं बात करूंगा। 4 लोग हैं, पर वो बहुत सारे लोग हो जैसे, क्योंकि उनके विचार दूर दूर तक जाते हैं, उनको लोग सुनते हैं, समझते हैं। बड़े अच्छे लोग आज मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा और एक मेरे साथ और जुड़ेंगे, तो मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ फरहत रिजवी साहिबा स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफी हैं, हिंदी और उर्दू की जानी मानी सहाफी। बहुत सारे लेख आप इनके पढ़ चुके होंगे। फरहत रिजवी जी से मैं बहुत सारी बातें करूंगा। कई बार मुखर होकर के इस तरह के मामलों पर आप बोलती हुई नजर भी आई, इसलिए मैंने आज उनको मदऊ किया है अपने स्टूडियो में। मैंने अपने साथ जोड़ा है फिरोज बख्त साहब को, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं मानू के, और अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में सर को शामिल करता हूं। बहुत सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं और उनसे बहुत सारी बातें जानने समझने के लिए मिलती है, बहुत साफ बातें। मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हैं, मजहबी रहनुमा के तौर पर आज मेरे साथ हैं और हमारी रहनुमाई करेंगे वो, और खास तौर से मजहब गुलरेज शेख साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं और आप हिंदुस्तान में बहुत कम जो आरएसएस के बाकायदा स्वयंसेवक हैं उनमें से एक हैं, संघ से जुड़े हुए गुलरेज शेख साहब। गुलरेज शेख साहब, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। आइए बात की शुरुआत करते हैं। फरहत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 49 लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। वो एक दौर भी था जब इनामात अपने पुरस्कार लौटाने का भी दौर आया था। बहुत सारी उसकी सियासी वजूहात भी वक्त वक्त पर देखने को मिलती हैं। कोई नहीं कहता, न सरकार कहती है, न राजनीतिक लोग कहते हैं कि लिंचिंग सही है। ये भी आप जानती हैं, कोई इसकी तारीफ तो करता नहीं है। तो इसको लेकर के जो सियासत होती है उसको कैसे देखें, और अगर लिंचिंग हो रही तो क्या उसे सिर्फ मजहबी जामा पहनाना सही है? देखिए, आपने जो 3-4 सवाल यहाँ उठाए और कुछ लोगों के रिएक्शन भी थे जो ये कह रहे हैं कि नहीं, फ़िरका वाराना वारदात बहुत कम हुई हैं और जो ये चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं वो मनगढ़ंत हैं। मैं उससे कतई मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो मनगढ़ंत हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये हिंदुस्तान जो मुल्क है ये साधु संतों का देश है, और ये वो देश है कि अकबर के ज़माने में रामायण और गीता के तर्जुमे जो हैं वो फ़ारसी में हुए, और लखनऊ के जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके ज़माने में पहली बार राम कथा और गीता उर्दू में लिखी गई। ये वो देश है। दारा शिकोह जो शास्त्रार्थ करता था बैठकर, वो आप बहुत लंबा हमारी तारीख़ है कि जहाँ सूफ़ी संत और भक्त आपस में बैठकर तबादला ख़यालात करते थे, और उन्हीं चीज़ों का नतीजा था कि अब्दुल रहीम खान खाना, अरस खान जैसे लोग हैं। और आज आप सुनिए जो भजन गाते हैं उस्ताद राशिद खां, या गुजरात के ही हैं उस्मान मीर, मुरारी बापू की तो कोई संध्या उनके बग़ैर मुकम्मल ही नहीं होती, जगदम्बे माँ की स्तुति में गाते हैं। तो ये यहाँ की एक परंपरा, एक रिवायत रही है। लेकिन ये रिवायत आज कहाँ पहुँच गई है? आप ज़रा YouTube खोलिए और उस पर देखिए कि वीडियोस ऑन लिंचिंग। तो ये एक तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर होता तो आप दिखाते उसको। भगवादारी सब पे भारी, चले हैं अपना सीना तान, जो ना बोले जय श्री राम उसको भेजो कब्रिस्तान। आप भी देख लीजिएगा, वो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगी आप लोगों को भी। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है, और इनको सपोर्ट, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है कि आज YouTube पर, और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और उकसाया जा रहा है। आप देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, ये एक पहलू है। अब दूसरा पहलू मैं आपको दिखाता हूं। जरा अकबरुद्दीन ओवैसी की कल की बाइट सुनवा दीजिए। वो बहुत बड़ी रैली को तकरीर कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अब भी ठीक होकर, वो तो खाद डालते हैं। अभी सुन लीजिए, देखिए कौन उकसा रहा है।
बिल्कुल उकसा रहे होंगे। आरएसएस वाले कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करते। याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। तो फरत आपा, आप देखिए भीड़ की मेंटेलिटी वही है। आप देखिए लोग किस तरह से चीख रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस तरह की बात में कि जो डराता है लोग उससे डरते हैं। यानी एक और तबके को मौका मिल जाए ऐसा करने का, अगर मजहब के नाम पर। मैं तो फिर भी ये नहीं मान रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मजहब के ही नाम पर हो रही है। ऐसी लिंचिंग, ऐसी वारदातें दूसरे मामलों में हो रही। कोई गाड़ी चोरी करते पकड़ाता है तो भी लोग उसको पीट डालते हैं, और ये पहले से चला आ रहा है और ये बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है। बार बार हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन आप देखिए अगर दूसरे वर्ग को भी यही मौका मिले तो वो पीछे नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि माहौल देश का, ये समाज का, ये जो समाज का माहौल खराब हो रहा है या इस तरह का बन रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो ऐसा कर रहा है उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। क्यों नहीं? जो भीड़ है, जो मारा जा रहा है, तबरेज मारा गया, लेकिन जिन लोगों ने मारा, आप ये मत सोचिए कि उनकी लिंचिंग नहीं हो रही है। 9 बार नहीं पकड़े जाएंगे, 10वीं बार फंस गए तो उनको कोई निकाल नहीं। तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं, बिल्कुल उसमें गिरफ्तार उस वक्त लगातार कानून के मुताबिक कार्रवाई। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये सवाल उठ गया है और हिंदुस्तान वहां डिफेम हुआ है। मतलब हमारा हिंदुस्तान, जहां अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। वो बांगे दरा में इमाम हिंद, यानी इमाम किसी को कहना बहुत बड़ा मर्तबा देना है, और राम के लिए एक अकीदत है मुसलमानों के दिल में भी, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी राम कथाएं उर्दू में लिखी गई हैं और राम के ऊपर इतने अशार, राम और कृष्ण के ऊपर इतने अशार, इतनी नज़में लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप घर के बच्चे को भी 2 थप्पड़ मारिए रोज और कहिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे सलाम करो, 2 दिन करेगा। जैसे ही 14-15 साल का होगा, आपको क्या कहेगा अंदाजा है आपको? क्या आप मार के किसी से ये कहलवा सकते हैं? और राम के नाम को बदनाम मत कीजिए। ये तो बहुत मैं ये कह रहा हूं कि हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये हो रहा है, ये शरारत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से हो रही है, इस पर शक है। देखिए मैं बार बार, आप मेरी बात को समझ नहीं, बहुत सारे और इशू हैं जिस पर लिंचिंग हो रही है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि धार्मिक आधार पर हो रही है, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। फिलहाल राम के नाम। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपको। फिरोज बख्श साहब, कैसे आप देखते हैं? फरत जी ने सीधा इल्जाम लगाया कि एक विचारधारा इसको प्रमोट कर रही है और सिर्फ उस वजह से हो रहा है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए इमरान साहब, काफ़ी बातें तो आपने क्लियर कर दी हैं और आप माशाल्लाह से बहुत तरीके से एक प्रोग्राम को लेके चलते हैं। मैं इसमें आपकी भी तारीफ करना चाहूँगा और जी टीवी की भी। देखिए अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। फरहत आपा ने जो भी बातें कही हैं, शी इज़ एंटाइटल्ड बिकॉज शी इज़ अ फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया। जो समझती हैं, सोचती हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल बात सही कही है। एक बात मैं उनके आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक बात से मैं उनकी मुत्तफिक हूँ। हिंदुस्तान जो मुल्क है, ये मिली जुली साझा विरासत का मुल्क है, और इसमें आप ये देखिए कि राजस्थान में अगर मीराबाई का मेला लगता है, वहाँ मुसलमान कसीर तादाद में जाते हैं। उसी तरह से अजमेर दरगाह पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बहुत ही ये समझिए कि जौक और शौक के साथ जाते हैं। ऐसे ही मतलब पूरा हमारा, अब मुझे ये भी याद है कि पूना में एक बहुत बड़ा पुद्दरेश्वर जो है मंदिर, उस पर बहुत बड़ी यात्रा निकलती है। वो जो यात्रा है उसमें जो जगह जगह पर मुसलमान जो है वो सबील लगा करके यात्रा वालों को पानी पिलाते हैं। इसी तरह से आप देखिए हमारे यहाँ जब मुहर्रम का त्यौहार आता है तो ताजिए वालों को जब गैर मुस्लिम इलाकों से निकलते हैं तो वहाँ उनको पानी पिलाया जाता है, फल दिए जाते हैं। ये हमारी मिली जुली विरासत है। बिल्कुल सही कहा फरहत रिजवी आपा ने। लेकिन हमें अफसोस जब होता है, इमरान जैसे हमने इनको सुना, अभी इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं ये शबाना आज़मी, और ये कह रही थी कि सहिष्णुता नहीं है मुल्क के अंदर, मतलब टॉलरेंस नहीं है। मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ। सैकड़ों फिल्मों में आप एक्टिंग कर चुकी हैं शबाना आज़मी साहिबा, और आप हिंदुस्तान की इतनी रिच जो एक तहजीब है उसके ऊपर आप धब्बा लगा रही हैं।
देखिए, अगर आप सहिष्णुता की बात करती हैं, टॉलरेंस की बात करती हैं, एक एग्जांपल छोटा सा मैं देता हूं। मुझे याद है, अब से शायद 1-1.5 साल हो गया, हमारे बहुत ही एक अजीज इमाम साहब जो कि कलकत्ता की मस्जिद में इमामत करते हैं और अपने को शाही इमाम भी कहते हैं कलकत्ता के, बरकाती साहब, एक दफा उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ इतनी गिलाजत बकी, मुझे पता नहीं कौन सा चैनल था, इतनी गालियां दी, मैं समझता हूं कि, और मैं तो डर गया, मैंने कहा अब कल तो इनको गिरफ्तार होना ही होना है, लेकिन साहब कोई कुछ नहीं। मेरा देखिए सर, मेरा ये सवाल है, 1947 हुआ, उसके बाद में मलियाना हो गया, मेरठ हो गया, हाशिमपुरा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, तब वजीर आजम को खत क्यों नहीं लिखे जाते? तब क्यों नहीं लिखे जाते? मुंबई में धमाके हो गए, दिल्ली में ट्रेनों में धमाके हो गए, तब ये खत क्यों नहीं लिखे जाते? मुझे बात पूरी कहने दीजिए, ठीक है, आपने अपनी मैं देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या बिल्कुल सही कहा आपने, मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, भटिंडा हुआ, रांची हुआ, नैली हुआ, मतलब कितने दंगे फसाद हो गए। इन दंगे, मैं बताऊं आपको, मैं बबांग दहली कहना चाहूंगा, कांग्रेस के राज में 2 लाख से ज्यादा छोटे बड़े फसादात, मुस्लिम कुछ फसादात हो चुके हैं। कांग्रेस हमेशा ही करती चली आ रही है कि कभी ये भाजपा से डराया, कभी जनसंघ से डराया, कभी आरएसएस से डराया, वोट बैंक की जो है पॉलिटिक्स, बड़ी गलीज पॉलिटिक्स वो खेलती चली आ रही है। अब इसका नतीजा आपने देख लिया, जितना ये डरा रहे थे भाजपा से, आरएसएस से कि तुम्हें खत्म कर देंगे, ये आ जाएंगे तो तुम्हारे इदारे जो है नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, पब्लिक ने देख लिया। अब मुसलमान ठीक है, मैं अच्छी तादाद में बीजेपी से भी जुड़ रहा है, आरएसएस से भी जुड़ रहा है, और जुड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई भी अनटचेबल नहीं होता, अछूत नहीं होता। कांग्रेसियों ने बीजेपी को, और जितना जिसको संघ परिवार बोलते हैं, अछूत बना दिया था। आप ये देखिए कि शिवसेना में बॉम्बे में एक मिनिस्टर जो थे वो भी उसके मुसलमान होते थे। मेरे कहने का मकसद यह है, मुसलमानों को क्या, सारे हिंदुस्तानियों को, मैं हिंदू मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, ये अवार्ड वापसी जो गैंग है, जिसकी एक मेंबर हमारी मोहतरमा और मेरी अजीज दोस्त अभी बोल रही थी, शबाना आजमी साहिबा, ऐसे लोग जो है वर्गलाते हैं पब्लिक को इनके वर्गलाने में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे थे जावड़ेकर साहब कि हमारा जो कल्चर है, हमारा टॉलरेंस का कल्चर है और सहिष्णुता का कल्चर है, और जो हमारा मज़हब इस्लाम है, इस पे ज़्यादा तो बात करेंगे हमारे शमून कासमी साहब, वो भी टॉलरेंस का मज़हब है। और प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने कहा था कि सबसे बड़ा गुनाह आपके नज़दीक किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी के दिल को चोट पहुंचाना है। और बिल्कुल सही बात कही फरत रिजवी साहिबा ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम साहब के बारे में, बिल्कुल सही, उनको हम इमाम हिंद कहते हैं, बड़ी उनकी इज्जत हम एहतराम करते हैं। और जिस तरीके से उनको रगेदा जा रहा है गंदी पॉलिटिक्स में, अरे भाई अगर कोई जय श्री राम कहता है कोई बुरी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपस में मेल जोल का एक इस तरह आपस में लोग मिलते थे, तो जय श्री राम का मतलब था आप खैरियत से। ये है ना सर कि आप जिस विचारधारा की वकालत कर रहे हैं, उस विचारधारा से प्रभावित होकर लोग जबरन नारे लगवा रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। देखिए जबरन सुनिए मेरी बात, जबरन अगर आप इसको समझे, जबरन मैं किसी भी चीज के हक में नहीं हूं। जबरन चाहे वो नारे तकबीर हो, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारे यहाँ तो जबरन जो है आप बिल्कुल किसी चीज़ ला इकराहा फिद्दीन, मतलब आप ज़बरदस्ती किसी का मजहब तब्दील नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कोई आपसे कह रहा है जय श्री राम, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि भाई जय श्री राम का मतलब है आप गले मिलकर कहें, ये ज़बरदस्ती कहीं नहीं होनी चाहिए। लिंचिंग जो है, लाखों लोग जो कांग्रेस के उसमें झगड़ों में फसादात में मारे गए, लेकिन तब ये लोग गायब थे। और बीच बीच में अभी भी कुछ चीज़ें आप देखिए, साउथ के अंदर केरला में अगर कोई गैर मुस्लिम मारा जाता है तो उस पर अवार्ड वापसी गैंग नहीं बिल्कुल बोलता। कोई भी हिंदुस्तानी है, मैं तो ये कहता हूं, एक शेर है कि मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब ना खेलो। हमें इस चीज पे अमल करना चाहिए और हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब है उस पे चलना चाहिए। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, पिछले साल जुलाई का मैं राहुल गांधी का ट्वीट बता रहा हूं, साबिक कौमी सदर कांग्रेस पार्टी के, पिछले साल इन्हीं दिनों का उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा था, उस वक्त भी मॉब लिंचिंग की वारदात हो रही थी देश में, उन्होंने कहा था कि ये मोदी का न्यू इंडिया नहीं बल्कि बर्बर न्यू इंडिया है, क्रूर इंडिया
क्रूर इंडिया इसे करार दिया था, न्यू इंडिया नहीं, क्रूर इंडिया करार दिया था। और आज 49 लोगों ने, 49 लोगों ने फिर वजीर आजम को खत लिखा और यह भी लिखा है कि आप हमारी इस आवाज को दबाइए नहीं। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में आप लोगों की, मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं, आपकी पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत में बोलने वालों की आवाज को दबाया जाता है, ऐसा उनका इल्जाम है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी का विषय है, फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उसके विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन ये बाकी जितने भी हैं जिन्होंने लिखा है, आप ये बताएं और इनसे पूछें, और मैं पूछता हूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्या इनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? क्या इनकी आवाज को रोका गया है? क्या इनमें से किसी को भी प्रोसिक्यूट किया गया है? और इनमें से ही नहीं, अब तो सरकार को लंबा अरसा हो चुका है, 5 साल पहले भी, पिछले 5 वर्षों में किसको प्रोसिक्यूट किया नहीं, लेकिन नसरुद्दीन शाह परसों कह रहे थे एक प्रोग्राम में, दादर में उन्होंने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, सम्मेलन में, उसमें तो वो कह रहे थे कि एक खास विचारधारा के लोग, मैं तो लगातार ऐसे लोगों के समर्थन में रहूंगा, और जो मैं मॉब लिंचिंग वालों के लिए बात करता हूं तो ताने एक फिक्र के लोग देते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो मैं उनके सारे ताने सह लूंगा, लेकिन उनके सारे ताने मुझे कबूल है इस तुलना में कि मैं मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स के साथ रहूं। ये उनका कहना था। तो इशारा किसकी तरफ था वो आप समझ लीजिए। मुझे बोलने दे। तो आप भले गिरफ्तारियां नहीं करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान चले जाने का तंज या ताना कुछ फिक्र के लोगों के जरिए दिया जाता है। अब मेरा इशारा किन लोगों की तरफ है आप अच्छे से समझ रहे होंगे, उनके बारे में बताइए। मैं सबके ऊपर बोल लूंगा और खुल के बात करता हूं, आप जानते हैं। देखिए, जहां तक मॉब लिंचिंग के जो विक्टिम्स हैं, जितने नसरुद्दीन शाह उनके साथ हैं, उनसे ज्यादा वास्तव में हम उनके साथ खड़े हैं, नंबर 1। और जहां तक कि ये जो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि आज असहिष्णुता बढ़ी है, इसका एक कारण और भी है, मतलब मैं ज्यादा बोलूंगा 2 कारण हैं। एक तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें करके खुद को हाईलाइट करते हैं वेस्टर्न प्रेस में, और वहां से भी कई फायदे मिलते हैं इनको, जैसे कई यूनिवर्सिटीज में उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। तो एक तो वो फेम और मॉनिटरी एस्पेक्ट होता है, दूसरा जो है उसका राजनीतिक प्रभाव भी है। अभी आप इस बात को विस्मृत मत किए, स्मरण में लाइए आप कि दिल्ली में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, झारखंड में चुनाव होने वाला है। आप पिछली बार देखिए, बिहार के चुनाव के जस्ट पहले इंटॉलरेंस और अवार्ड वापसी का एक पूरी की पूरी सीरीज चालू हुई थी। तो ये जैसे ही चुनाव दस्तक दिया, तो चुनाव की दस्तक आते ही इस प्रकार की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अब हम समझने लग गए हैं कि इनका पैटर्न क्या होता है काम करने का। वो जहां तक नहीं, वो तो मैं मान गया, मैं चलिए मान गया, इस पे और अपने बाकी लोगों से चर्चा कर लूंगा। लेकिन क्या देश में मॉब लिंचिंग की वारदात हो ही नहीं रही है आपके मुताबिक? ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये क्या फर्जी है? बिल्कुल हो रही है। सुनिए, आप, इस देश में मॉब लिंचिंग की वारदातें हो रही हैं और पहले भी होती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इसमें कि स्मार्टफोन और इंटरनेट जो आया है, उसकी वजह से ये चीजें एकदम सर्कुलेट होती हैं। और मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ सर्कुलेट होती है, इसमें कहीं ना कहीं जस्टिस जल्दी मिलती है, एक चर्चा होती है और कानून प्रशासन भी सख्ती करता है। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं। इनमें से एक ने भी अभी तक नहीं कहा, पिछले 1 हफ्ते में मध्य प्रदेश में 5 मॉब लिंचिंग हो चुकी है, और मध्य प्रदेश के भी किस क्षेत्र में हुई है? सबके सब मॉब लिंचिंग मालवा क्षेत्र में हुई है, जो कि सबसे समृद्ध है और सबसे ज्यादा शांति प्रिय माना जाता है। यहां तक ये माना जाता है कि राजनीति करना सबसे आसान मालवा। तो वो तो ये मानकर चलते हैं ना कि इसमें भी अगर ये कांग्रेस शासन वाली रियासतों में भी हो रही है, तो काम जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस फिक्र के लोग कर रहे हैं। आपने एक, अच्छा, मैं इसके ऊपर बोलता हूं। मैं हालांकि हिंदू मुसलमान की बात करने से परहेज करता हूं, मुझे पसंद नहीं आती ऐसी बातें, लेकिन जितनी ये मॉब लिंचिंग हुई है, सब के सब हिंदुओं के साथ हुई है। अब तो फिर इनके हिसाब से बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले हिंदुओं को मारते हैं। बिहार में अभी मॉब लिंचिंग हुई, 4 लोग मारे गए, उसमें सबके सब हिंदू है। तो ये इस प्रकार की बातें फरज जी कह रही है दलितों के साथ हुई, तो दलित क्या हिंदू नहीं है क्या? तो अब इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना फरहत जी कि मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हैं, हिंदू में शायद आप ब्राह्मण होंगे, एक जो पास में बैठा होगा कायस्थ होगा, एक जो होगा क्षत्रिय होगा, एक जो होगा वो दलित होगा। हाँ, गुलरेज, हमें इसको जात पात में मजहब में नहीं बांटना चाहिए, बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए। लिंचिंग गलत है तो गलत है, और उसको करने वाले को सजा देनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि अच्छा टेररिस्ट और बुरा टेररिस्ट। इस पर मैं और बात करता हूँ। गुलरेज साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे इशारा और एक ब्रेक का, लेकिन इस पर तफसील से बात करने की जरूरत है।
है। और ये जो हमारी समाजी समस्या है इसको भी जरा गौर फिक्र इस पर करनी होगी कि समाजी समस्या, और ये आज से नहीं हो रही है, इस पर ये हमारे पूरे उपमहाद्वीप की प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं कि लिंचिंग हिंदुस्तान भर में होती है, हिंदुस्तान से जो टूटी कंट्रीज हैं वहां पर भी यही हाल है, और उसका और आगे जाएंगे तो अमेरिका में भी होती है और अफ्रीका में भी होती है। वहां पर कुछ और वजूहात हो सकती हैं, इसके कारण और हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिंचिंग नहीं होती है, लिंचिंग होती है और ये बहुत गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत गलत है, ये गैर इंसानी है, इसकी जितनी मजम्मत हो कम है, और जितनी सख्त सजा दी जाए इसके गुनहगारों को वो कम है।